चलो, कल हम लोग पढ़े थे दो राजाओं के बारे में, है ना। एक राजा का नाम था क्या? हाँ, एक राजा का नाम था अलाउद्दीन महमूद शाह और एक राजा का नाम था नसीरुद्दीन महमूद। तो दो राजा हम लोग कल कवर कर लिए थे, है ना। आज जो पढ़ेंगे हम लोग, एक व्यक्ति है और एक राजा के रूप में शपथ लेता है। उस व्यक्ति का नाम है बलवन, है ना, जो बहुत दिन से षड्यंत्र कर रहा था। बस मई नसीरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल था उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1246 से 1266 तक था। पहला राजा बोल सकते हो जो जिसने, है ना, टोपी सीकर और कुरान की नकल करके अपना जीवन गुजारा था, है ना। बलवन ने अपनी बेटी से उसको शादी करवा दिया था, उसके बाद फिर उसकी जहर देकर हत्या कर दी थी, है ना। इतिहास में क्वेश्चन पूछेगा कि गुलाम वंश का वह कौन सा राजा रहा है जिसको हम लोग दस्तावेज राजा के नाम से जानते हैं। दस्तावेज राजा कहने का मतलब कि सिर्फ साइन करने वाला राजा के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बहुत फेमस है इस टॉपिक से, है ना। पहला टॉपिक क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी कि कौन सा राजा जिसने टोपी सीकर अपना गुजारा किया, कौन सा सुल्तान जिसने टोपी सीकर अपना गुजारा किया, है ना। क्वेश्चन दूसरा पूछता है कभी कभी कि गुलाम वंश का कौन सा राजा था जो, क्या कौन सा सुल्तान था, सुल्तान लिखेगा, है ना, सुल्तान था जो कुरानों की नकल किया करता था, है ना। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कुरानों की नकल किया करता था, गुजारा नहीं करता था, नकल किया करता था। बस मैं तो कौन था? नसरुद्दीन महमूद, है ना। चलो, हाँ, नाइब ए ममालिकात, फिर वही पोस्ट पर आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन शायद कल छूट गया था कि नाइब ए ममालिकात का पद नसीरुद्दीन महमूद के समय किसके हाथों में था? बलवन के हाथों में, है ना। सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन था? बलवन, है ना। एक क्वेश्चन और आएगा, तुर्कान ए चहलगामी जो 40 सरदारों का पोस्ट था वो किसने खत्म किया था? बलवन ने, है ना। खत्म किया था बलवन ने, ध्यान रखना। लेकिन उस समय शासक कौन था? दोनों क्वेश्चन अंतर हो जाते हैं बेटा, है ना। बहुत बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सर शासक हुआ वही तो खत्म करेगा ना, है ना। लेकिन खत्म किया था बलवन ने, बस मई। लेकिन शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। तो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि खत्म किसने किया, तो बलवन ने, है ना। किसके शासन काल में खत्म हुआ? नसरुद्दीन महमूद के समय, है ना। आजकल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में बहुत आते हैं तो लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, कथन नंबर 1 पूछेगा कि बताओ, है ना, तुर्कान ए चहलगामी पोस्ट क्या था? 40 सरदारों का गुट था, पहला कथन नंबर 1। कथन नंबर 2 पूछेगा, तुर्कान ए चहलगामी को खत्म किया था नसरुद्दीन महमूद ने, है ना। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि तुर्कान ए चहलगामी जो था, है ना, वो पोस्ट खत्म किया था बलवन ने। क्लियर हो गए? अब क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट नंबर 1 सही है या 2 सही है या 3 सही है ना, या तीनों सही है ना, या 1 या 2 सही है, बस मई, या 1 या 3 सही है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। बस मागी दिमाग में क्या क्वेश्चन कैसे पूछते हैं जो। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आज हम पढ़ेंगे बलवन के बारे में 1266 से 1286 तक। 1266 से 1286 तक, है ना। बलवन के बारे में कुछ लिखाए थे हम, है ना। इसके बारे में बोल सकते हो कि द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत हुई, है ना। इसको शमसी वंश भी कहा जाता है ना, क्योंकि शमसी जाति का था ये व्यक्ति। बस मागे आगे बढ़ा जाए तो इसके बारे में उपाधि लिखाए थे आप लोग को, उगुल खां, है ना। ये ध्यान रखना, ये इल्तुतमिश के समय ही गुलाम बन के आया था। ये इल्तुतमिश का गुलाम था, छोटा से बड़ा हो गया था धीरे धीरे करके, है ना। सत्ता हथियाने की कोशिश शुरू कर दी थी, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। इसमें कोई ना कोई किसी न किसी व्यक्ति का गुलाम रहा है। क्लियर हो गए? हाँ, तो एक पॉइंट लिख सकते हो, यह इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? कोई सोच सकता है कहाँ इल्तुतमिश को पढ़ाए हैं? उसके बाद रजिया सुल्तान भी आया, बहराम साहब भी आया, है ना। और ये पढ़ा रहे तुम लोग को बलवन बहुत बाद में, बस में, तो दिमाग वहाँ तक जाएगा नहीं आप लोग को। तो किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। क्लियर है ना। क्वेश्चन कहीं पूछ दे कि किसका गुलाम था तो दिमाग रखना है। आगे बढ़ा जाए, है ना। हाँ, इसके हम उपाधियों के बारे में बात कर लिए थे। उगुल खां को उपाधि मिला था, गयासुद्दीन का उपाधि ले लिया था, 2 उपाधि, है ना।
और कौन सा उपाधि लिया था? उगुल खां तो हो ही गया, आगे बोलो ना, तीसरा बोलो ना। है जिल्ले इलाही, है ना, और निब्बत ए खुदाई। तो 4 उपाधियां बलबन को मिला हुआ था, ठीक है, जिसमें उगुल खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद के द्वारा दिया गया था। यहाँ तक क्लियर हुआ है? प्रवचन नहीं सुन रहे हो ना? हाँ, राज में राम भगवान की जय, आरती के बाद। हाँ, अब देखो इसने बहुत चीज़ें शुरू की थी, इसके बारे में लिखा देते हैं। इसने एक नियम शुरू किया, सिजदा और पावोस, है ना, एक नियम बनाया, सिजदा एवं पावोस। बसमई, सिजदा का मतलब होता है जब राजा आएंगे, है ना, तो घुटनों पर बैठकर बसमई। पावोस मतलब पैरों को चूमना, मतलब पैरों को चूमना मतलब राजा जा रहे हैं ना, तो जमीन को चूमना। इसने एक नियम बनाया था कि जब हम भी मतलब राज दरबार में आए या फिर कहीं से गुजरे तो सीधा घुटनों पर बैठो और पैरों को चूमो। तो सिजदा का मतलब होता है घुटनों पर बैठना। अब नियम है तो राजा है ना भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या बदल देते इतिहास को? घुटनों पर बैठना, है ना। पावोस का मतलब होता है पैरों को चूमना, है ना। घुटनों पर बैठना, और पावोस का मतलब होता है पैरों को चूमना। ये प्रथा आरंभ किया था, किसने आरंभ किया था? हैं? बलबन ने। किसने आरंभ किया था? बलबन ने। समझ में आया? इसने प्रथा आरंभ की, कौन सा? सिजदा और पावोस की प्रथा आरंभ की। किसने आरंभ की? बलबन ने। सिजदा मतलब भगवान जी कैसे पकड़ते करते? घुटनों में बैठकर। पावोस मतलब ऐसे करते हो ना, झुक कर, पूरा हाथ पैर ऐसे करके, हैं? तो मुस्लिम धर्म में क्या होता है? थोड़ा सा ऐसे करके और पैरों को चुमा जाता है। और नियम बनाया था इसने नियम बनाया था इसने कि जब भी हम गुजरे, है ना, ये करना है आपको। हाँ, इसके समय के 2 इतिहासकार बहुत फेमस है, जो ये किताब लिखते हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार, है ना। उसके बारे में 2 के बारे में लिखो। एक का नाम था अमीर खुसरो, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। एक का नाम था अमीर हसन, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो की कव्वाली बहुत चलती है ना। हमारे यहाँ दोहे चलते हैं, मुस्लिम धर्म में कव्वाली चलती है ना। कव्वाली सुने हो? कव्वाली बहुत है? अरे हमारे यहाँ भजन होता है, मुस्लिम धर्म में कव्वाली होती है। आप समझाया? बस बात खत्म, ज़्यादा दिमाग मत लगा तुम कव्वाली में लगाना तो बहुत सुने हो गए। शादी वाला में तो सॉन्ग बहुत फेमस है। वो कौन सा फेमस है बोल रहे हैं? पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हम भूल गए, गाना भूल गया हाँ, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। कव्वाली है वो, तुम लोग गाना में कहाँ सुन लेते हो? नहीं, कव्वाली है, तुम लोग को पता नहीं हो, कव्वाली है पूरी तरह कव्वाली। अच्छा, एक और फिल्म है हाँ, ये सब कव्वाली में आता है। चलिए आगे बढ़ा जाए इसने एक त्योहार शुरू किया था, उस त्योहार का नाम है नवरोज त्योहार। ये त्योहार का नाम आगे हम लेंगे, नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार जो है, हालांकि मुस्लिम परंपरा का त्योहार नहीं था, ये ईरानी परंपरा का त्योहार था। ऐसा त्योहार है, ईरानी परंपरा का त्योहार था। लेकिन इसको मुस्लिम धर्म में शुरू करने वाला कौन था? बलबन। इस त्योहार का नाम हम आगे भी लेंगे। बसमई कहाँ पर लेंगे? मुगल वंश में जब आएंगे ना, तो वहाँ पर नाम लेंगे। मुगल वंश का एक सुल्तान होगा, उसका नाम क्या होगा? अकबर का बेटा जहांगीर, है ना। बसमई, तो जहांगीर की जो एक पत्नी होगी, वो नवरोज त्यौहार पर ही मिलेगी और एक दूसरे को पसंद आएगी और फिर शादी विवाह होना शुरू होगा। तो ये त्यौहार का नाम आगे हम लेंगे, नवरोज त्यौहार। जब यहाँ इसको ख़त्म करेगा आगे जा करके मुगल वंश वाला औरंगजेब,
है ना। इस त्यौहार को ख़त्म कौन करेगा आगे जा करके? मुगल वंश में आएगा ना, पढ़ना औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब जब आएगा तो उसने ईरानी त्यौहार नवरोज़ त्यौहार को ख़त्म कर देगा वो। बस मई। चलो अगला है, इसने लौह एवं रक्त की नीति चलाई। लौह एवं रक्त की नीति चलाई। एक क्वेश्चन आता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसके लिए चलाई? तो मेवाती डाकू के लिए, मेवाती डाकू के लिए, है ना। लौह एवं रक्त की नीति होता है शूट एंड साइट का ऑर्डर देना। बात क्लियर है, अंग्रेजी में बोले तो क्या करना? शूट एंड साइट का ऑर्डर देना, है ना। बोलते हैं ना शूट एंड साइट का ऑर्डर मिला हुआ है, किसी को ठोक सकते हैं। तो वैसे मेवाती डाकू जो थे वो दिल्ली सल्तनत में बहुत परेशान किया करते, तो उसी के लिए कुर्सी यहाँ पर एक क्यों नजर नहीं आ रहा है? कुर्सी है ना, देखेगा ना, इन्हें के लेके चल जाओ यहाँ से, तू बैठ ही रह जाए यहाँ पे लेके घरे चल जाओ। तो देखेगा ना, रे कुर्सी नहीं है, तीन टेबल नहीं है, तो देखेगा ना कौन लेके जा रहा है, कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो मेवाती डाकू के लिए, है ना, जैसे तुम लोग देखो ना एक पिंडारी, आगे जाकर के यही मेवाती डाकू पिंडारी बन जाएंगे। बस मई, ये लूट पाट करते, हाँ, पिंडारियों का दमन। बस मई, पिंडारी नाम नहीं सुने हो आप लोग? बाहुबली देखे हो? फिर से बाहुबली कहानी सुनाते तुम लोग को। बाहुबली में जब बाहुबली देवसेना के यहाँ जाता है, तो देवसेना के यहाँ जाता है तो पानी पीने के लिए हाथ ऐसे करता है, लाशें निकलती है वहाँ पे, लाशें निकलती है तो बोलता है कटप्पा से, ये पिंडारियों का काम है। किसका काम है? पिंडारी का काम है। पिंडारी लूट पाट किया करते। बस मई, वैसे ही थोड़ा सा और पहले जाएंगे, पिंडारी से पहले, वो तो 1700 ईस्वी कहानी बताई आप लोग को बाहुबली वाला, उससे पहले थोड़ा जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर आपको मिलेंगे मेवाती डाकू, इनका काम था लूट पाटी करना। बस मई, और ये जब भी आते तो गांव का गांव लूटा करते, तो इसीलिए बलबन ने इसके लिए शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया था। क्लियर, समझ में आ गई? हाँ, ये डाकू थे। आगे बढ़ा जाए, इसने एक पोस्ट बनाया, बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक का पोस्ट बनाया। इसको कहते हैं गुप्तचर। बरीद ए मुमालिक का पोस्ट बनाया। आप लोगों ने हाल फिलहाल में मूवी देखी है धुरंधर? हैं? नहीं देखा है? और जो नहीं देखा है तो देख के आना है? नहीं देखना चाहिए, एकदम एकदम देखो मूवी, तो देखो धुरंधर, धुरंधर 1, धुरंधर 2 है। अरे तो गाली हमारे यहाँ तो प्यार है रे, बिहार में जब तक गाली ना दे तब तक प्यार ही नहीं आता है, एकदम शुद्धि नहीं होता है। गाली तो हमारे यहाँ का प्यार है। जब राम भगवान को गाली पड़ सकती है मिथिला में, आज भी गाली दी जाती है। इधर क्या रामनवमी मनाओगे आप लोग? कभी जाओ रामनवमी मनाने, उधर देखो रामनवमी का जुलूस झलक, है ना। हाँ, हमें भर भर के गालियाँ दी जाती है राम भगवान को। वो ससुराल है ना, हाँ, मैथिली में। और ऐसे ऐसे गालियाँ देंगे कि पता नहीं चलेगा तुम लोग को गानों में, है ना। इसका जो मेन व्यक्ति होता था उसका नाम था दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद। नहीं, गुप्त सेना में कैसे हो जाएगा? दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग का प्रधान हुआ करता था। जैसे हमारे वर्तमान के रॉ के मेन प्रधान होते हैं ना। हमारे यहाँ कौन सा एजेंसी है? हमारे यहाँ एजेंसी का नाम क्या है गुप्तचर विभाग का? नहीं पता? अरे क्या पता है? हमारे यहाँ गुप्तचर विभाग है। जो धुरंधर को भेजा था पाकिस्तान में, तो कौन भेजा था? रॉ एजेंट है वो। तो हमारे यहाँ गुप्तचर विभाग का नाम क्या है? रॉ, ROW, रॉ है। पाकिस्तान वाले का नाम क्या है? ISI। बस मई, बस मया, हाँ, ISI। इजराइल वाले का नाम है मोसाद,
इजराइल वाले जो गुप्तचर विभाग है उसका नाम है मोसाद। और गुप्तचर कैसे भी हो सकते हैं बता रहे हैं, पहले तुम लोग देखे हो ना धुरंधर मूवी, क्लियर हो गया होगा। गुप्तचर कैसे भी हो सकते हैं, है ना, आकर के आपके बीच रह सकते हैं, क्या पता आपके बगल वाला कल पाकिस्तान का एजेंट निकल जाए। अब शक करना बगल वाला पे। लग तो रहा है कि तुम पाकिस्तान का एजेंट हो। भरोसा नहीं है ना, तुम रवि पर कर रहे हो भरोसा, समझ रहे हैं। तो कहीं पे रह सकते हैं बस भाई। जैसे हम एक किस्सा सुनाते हैं एजेंट का, दो किस्सा है। एक तो मोसाद के बारे में, मोसाद के बारे में पता है आप लोगों को? सबसे टॉप एजेंसी है इजराइल की मोसाद। पूरे रॉ एजेंसी में, पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप एजेंसी मानी जाती है मोसाद। मोसाद ने किया जो इतनी टॉप एजेंसी बन गई। मोसाद जो है एजेंसी बोल करके मारा लोगों को, है ना। हुआ यूँ, एक कहानी हुई 1984 या 5 की कहानी है। इजराइल का एक वॉलीबॉल टीम था, वॉलीबॉल समझते हो, जो बॉल फेंक के खेलते हैं, बॉल मारते, वॉलीबॉल टीम था। तो वॉलीबॉल टीम को क्या किया कि जर्मनी और कुछ खाड़ी देश मिलकर, है ना, उसके पूरा एरोप्लेन को ही उड़ा दिए। हाँ, पूरा जो वॉलीबॉल टीम जा रही थी ना, पूरा एरोप्लेन को ही ख़त्म कर दिए, है ना। अब देखो इजराइल है, इंडिया तो है नहीं, बदला लेगा। इजराइल बहुत खतरनाक देश है। इजराइल क्यों है, इजराइल जो है यहूदी देश है। और यहूदी देश का पहला नियम ये है इजराइल का, है ना, उसका जो ग्रंथ है उसका नाम है जिंद आवेस्त। क्या नाम है? जिंद आवेस्त। यहूदी ग्रंथ है, जैसे हम लोग का गीता है ना, उसका जिंद आवेस्त नाम है ना। जिंद आवेस्त में बहुत सारे बातें लिखी हुई है। उसमें लिखी हुई है कि आँख फोड़ोगे तो आँख लेंगे, मतलब आँख के बदले आँख, पैर के बदले पैर, मौत के बदले मौत। बस भाई, वो इंडिया नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, इंडिया नहीं है कि वो पहले अटैक करो फिर हम अटैक करेंगे, है ना। उसका कहना है कि गोली तान कर देखो, मिसाइल मारेंगे हम। बस भाई, बंदूक सिर्फ तानो, उसके बाद कितनी मिसाइलें फटेगी वो तुम जानना। गाजा को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया है, ईरान को डिस्ट्रॉय कर ही रहा है ना। गाजा ने एक गलती की थी ना, उसका कुछ हॉस्टेज बना कर चला था, उसके बाद तो उसका जो हाल किया है। तो इजराइल ने कैसे अपना दबदबा कायम किया है, उसका मेन जो एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। बस भाई, आज भी देखोगे युद्ध में, अभी भी युद्ध हो रहा है इजराइल गाजा में, तो आज भी युद्ध में देखोगे तो इजराइल 1 to 1 बम फेंकता है जहाँ जहाँ उसके लोग नहीं होते हैं। इजराइल की महिलाएं आज भी हर एक देश में काम करती है, हर एक खाड़ी देश में भी काम करती है, मुस्लिम कंट्री में काम करती है। किसी की औकात हो कि छू के दिखा दे, किसी का औकात हो कि उसको कुछ कर दे, उसके बाद वो चांद पर भी होगा, चांद पर खींच के लेकर आके मारेगा उसको। इजराइल वो कंट्री है। बहुत कम जनसंख्या है इजराइल की, 2 करोड़ के समथिंग जनसंख्या है ना। इजराइल में एक नियम और है, इजराइल के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, बस में ही उसको 2 साल सेना की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य है। नियम है वहाँ का, 2 साल सेना का ट्रेनिंग लेना ही लेना आपको, चाहे प्रधानमंत्री हो या उसका बेटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी युद्ध में देखो ना, फिलहाल युद्ध चल रहा है ना, युद्ध में देखो ना, मिस यूनिवर्स से जो बनी थी 2021 में इजराइल की, अभी वो गन लेके खड़ी है। मिस यूनिवर्स 2021 में बनी थी ना इजराइल की, वो वर्तमान में गन लेके युद्ध लड़ रही है। इजराइल वो कंट्री है। 1985-86 में क्या हुआ कि वॉलीबॉल का टीम तो गिरा दिया, बस भाई। उसके बाद इजराइल के जो पीएम थे, पीएम का एक बयान आया, है ना, इसका बदला तो बहुत लेंगे, खतरनाक लेंगे। उसके बाद क्या किया इजराइल ने, अपना मोसाद को एक्टिव किया कि कौन कौन देश का कौन कौन सा कमांडर। तो मालूम चला कि इतने कमांडर हैं जो इसमें शामिल हैं, और बड़े बड़े कमांडर, छोटे छोटे नहीं, मतलब देश के रक्षा मंत्रालय के विभाग का, है ना, देश के मतलब बोल सकते हो कि कमांडिंग विभाग का, बीएसए विभाग का मेन कमांडर, ऐसे ऐसे लोग। करता क्या था जो इतना फेमस हो गया? यूं ही नहीं मारता था, मारने के पहले उसको एक कंडोलन मैसेज भेजता था। कंडोलन समझते हो? बट्टा में फूल देखे हो ना डोलची में, हैं? डोलची फूल को कंडोलन कहते हैं, नहीं पता आप लोग को? तुम लोग फूल जानते हो, गुलदस्ता बोल देते हो। गुलदस्ता यूँ होता है, जो ऐसे होता है ना, वो गुलदस्ता होता है। जब बट्टा में फूल होता है उसको कंडोलन कहते हैं, है ना। और ध्यान रखना, गुलदस्ता दिया जाता है खुशी पे, कंडोलन दिया जाता है मृत्यु पे। इन्हें कि तुम लोग मृत्यु और खुशी सब मिला करके गुलदस्ता लेके पहुंच जाना है। बुके जो होता है ना, बुके आप लोग देते हो, तो बुके दिया जाता है खुशी पे, और जो बट्टा वाला फूल कंडोलन है वो दिया जाता है मृत्यु पे। ईसाई धर्म का है, हम लोग का है नहीं, हाँ क्रिश्चियन है ये। तो अब इसने इजराइल ने क्या किया कि वो
2 दिन पहले, मारने से 2 दिन पहले कंडोलन भेजता। उसमें एक चिट्ठी होती है ना, चिट्ठी में लिखा था इतने तारीख को इतने दिन में इतना बजे तुमको मारेंगे। हाँ, मतलब छुपना है तो छुप लो, जहाँ छुपना है, और छुपता फिर भी मारा जाता। 28 मेन अधिकारी को मारा लाइन से। मतलब डर ऐसा फैला दिया खाड़ी देशों में कि बोल नहीं सकते हो। 28 मेन अधिकारी को मार देना बहुत गट्स वाला काम है। जैसे हमारे यहाँ के मेन रक्षा मंत्रालय, ऐसे ऐसे व्यक्ति को मार देना है ना, अपने आप में सवाल खड़ी हो जाता है। मेन देश के ये है मोसाद, नाम याद रखना इसका। इजराइल का है ये, है ना। भारत वाला कौन सा है? भारत वाला है रॉ, है ना। भारत वाला रॉ, पाकिस्तान वाला ISI, है ना। कहीं मूवी सुना होगा ISI ने भेजा है, मूवी सुना ना, ISI ने भेजा है। भारत वाला स्लीपर सेल्स। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं आप लोग पता है? वो एक आतंकवादी होते हैं स्लीपर सेल्स। क्या होते हैं स्लीपर सेल्स? स्लीपर सेल्स होते क्या है? आप लोग मूवी देखे होगे, रुस्तम नहीं, भूल गए। अक्षय कुमार की मूवी है कुछ, भूल गए मूवी का नाम। सूर्यवंशी 2 तो है ही, हाँ वो सूर्यवंशी 2 भी है, आप लोग ये भी देख सकते हो। तो स्लीपर सेल्स होते हैं जो बहुत समय पहले आकर के किसी भी देश में, स्लीपर सेल्स को हम भी भेजते हैं, बहुत सारे देश भेजती है। तो अब जैसे मान लो कि वहाँ से कोई व्यक्ति को भेजा, नॉर्मल व्यक्ति बना करके, है ना, कि जाइए वहाँ पर आप रहिए, है ना। जब तक एक्टिव नहीं होइएगा, जब तक यहाँ से हम कमांड आपको नहीं देंगे, तब तक आप नॉर्मल जिंदगी जिए अपना पर आपको। और धुरंधर में तो देख रहे हो ना कि एक राजनेता ही रॉ का एजेंट निकला है ना। हम लोग समझ रहे थे कि कोई और प्रधानमंत्री समझ लो बनने वाला है वो, और वही रॉ का एजेंट है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि ये चीजें क्या कर सकती है? ये समझ रहे हो क्या क्या कर सकती है? अगर किसी देश का सबसे पावरफुल वेपन है तो ना तो मिलिट्री है, ना ही आर्मी है, ना ही हथियार है, तो क्या है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर को बहुत बारीकी से दर्शाया गया है कि एक देश को जीतने के लिए गुप्तचर का होना बहुत आवश्यक है ना। गुप्तचर किसी भी भेष में हो सकते हैं, बस मैं विद्यार्थी के भेष में हो सकते हैं, है ना, और भी चीज़ें के भेष में हो सकते हैं। आप लोग मूवी देखते समझ में आता होगा, उसे वो गुप्तचर कहते हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ का एक नाम सुने होंगे, वर्तमान में हमारे यहाँ के सुरक्षा सलाहकार का नाम बताओ। बहुत फेमस व्यक्ति हैं जिसको धुरंधर में दिखाया गया है। धुरंधर में नाम है अजय सन्याल, है ना। मूवी नहीं देखे हो? धुरंधर मूवी किसने देखा है? तो धुरंधर मूवी में जो रॉ का मेन एजेंट, मेन व्यक्ति है, उसका नाम क्या दिखाया गया है? अजय सन्याल। अजय सन्याल बताया गया है? अच्छा, उन्हीं का वर्तमान नाम क्या है? वही व्यक्ति का वर्तमान नाम क्या है? भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन है? नाम बताना अभी सोच के लिखो। इसने 2 विभाग और बनाए, दीवान ए अर्ज, याद आया क्या उनसे? भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन है? हैं? अजीत डोभाल का नाम सुने हो? नहीं नाम सुने हो? दूम भरो। अजीत डोभाल का नाम नहीं सुने हो? पक्का मर जाना चाहिए आप लोग को, जिंदा रहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है आप लोग के पास। अब एकदम हक है ही नहीं। अपना मुंडी ऊपर करो, पंखा में डाल दो। कौन है अभी वर्तमान में? नाम सुने हो? नाम नहीं सुने हो? अभी भी नहीं सुने हो? आप सुने हो? सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुने हो? मूवी देखो सर्जिकल स्ट्राइक, विक्की कौशल वाला, नहीं देखे हो? और डूब मरो, अपना पैर ऊपर कर लो, मूरी नीचे करके मरो, पानी नहीं रहे तब भी। सर्जिकल स्ट्राइक है ना अजीत डोभाल वाला, मेन कहानी वही है, मेन व्यक्ति वही अजीत डोभाल ही है। हाँ, सारा जो किस्सा चल रहा है ना वर्तमान में, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जब चलता है ना, ये सबका माइंड एक ही व्यक्ति का है, इसका अजीत डोभाल का। समझ लो कि अजीत डोभाल वर्तमान के PM से भी बड़े पोस्ट पर हैं, बोल सकते हो। बस समझा? अजीत डोभाल यूं ही अजीत डोभाल ना बने हैं। अजीत डोभाल ने बोल सकते हो कि 5 या 6 साल पाकिस्तान में रह कर काम किया है। वही वाला कहानी फिर से आ जाती है, पाकिस्तान में रहना। पाकिस्तान जब परमाणु बम का परीक्षण करने वाला था ना,
ये कहानी बताए थे। पाकिस्तान जब परमाणु बम का परीक्षण करने वाला था तो हमारे यहाँ से बहुत सारे एजेंट को भेजा गया, और एजेंट क्या होते हैं कि पकड़े जाते हैं तो उसको मार दिया जाता है। तो उसी में एक अजीत डोभाल गए हुए थे। अजीत डोभाल ने क्या किया कि अब जहाँ पर परमाणु बम, जैसे जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया, है ना, भिखारी की तरह। अब इनको दिमाग काम करे नहीं, क्योंकि अंदर जाने के लिए परमिशन देगा नहीं, पाकिस्तानी एरिया है ना, तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि बाहर एक बार्बर का दुकान था, बार्बर समझते हो, हाँ, दाढ़ी वाड़ी बनाने वाला, तो बार्बर का दुकान था। तो अब न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, वालों को बता दें, जो भी अंदर रहेगा और जो उसके बाल होंगे, तो न्यूक्लियर जो है उसके बालों पर चिपक जाते हैं। न्यूक्लियर जो होता है ना, तो उसके बालों पर चिपकते हैं, है ना, रेडिएशन उसके बालों पे आते हैं। परमाणु बम जब फटता है ना भाई साहब, तो उसका रेडिएशन ही काम करेगा, और रेडिएशन जो है आपको त्वचा रोग वगैरह रोग जो भी है लाना शुरू कर देगा। बस भाई, तो रेडिएशन होते हैं। अब ये रेडिएशन कहाँ पर चिपकेंगे, बालों पे। और उसी जो बच्चा बड़ा सैलून था, तो उसी के जो बगल में सैलून था, बगल में उसको बाल करवाने की अनुमति थी। अब ये क्या करना शुरू किया कि बालों जब भी कटवाने आए तो डेली जाए बाल इकट्ठा करके लेके चले आए, है ना। बोले कि हम साफ सफाई कर देंगे, बाल वाले दुकान वाले को। दुकान वाले क्या चाहिए, साफ सफाई अच्छी खासी हो रही है तो क्या कोई टेंशन है नहीं उसको, है ना। तो बोले साफ सफाई हम कर देंगे। बोले ठीक है। 4 साल वहाँ पे बार्बर की दुकान पे वो लगभग बोल सकते हो कि वो भिखारी बन के रहे। कौन, अजीत डोभाल, जो वर्तमान में नाम सुनोगे, मारना यूट्यूब पे सर्च आप लोग अजीत डोभाल के बारे में, बहुत सारी किस्से कहानियाँ निकल के आएगी। 4 साल लगभग रहने के बाद वहाँ पे बालों को इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद उसको जैसे तैसे करके इंडिया भेजे तो इंडिया में जब उसको लैब में टेस्ट किया गया तो सही में। लेकिन उसी टाइम भारत के एक प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, है ना, और उनका थोड़ा सा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दोस्ती अच्छी थी। दोस्त में नहीं होता है, हमको पता है तुम क्या कर रहा है, पाकिस्तान वाले प्रधानमंत्री बोले हम क्या कर रहे हैं, तो नरसिम्हा राव बोले हमको पता है तो परमाणु बम बना रहा है। अब उसका दिमाग ठनका, इसको पता चला। अब पाकिस्तान वाले जो प्रधानमंत्री थे ऑर्डर दिया कि जो यहाँ जितने भी रॉ एजेंट एक्टिव हैं पाकिस्तान में, सबको ढूंढो, सबको मारो, है ना। दूसरा गलती क्या की, यहाँ से बहुत सारे रॉ एजेंट का नाम भी भेज दिए थे उन्होंने कि यहाँ पर हमारा रॉ एजेंट है, यहाँ पर हमारा रॉ एजेंट है, एक्टिव है, यहाँ पर रॉ एजेंट है ना। बचपना टाइप का होता है ना, वो कर दिए। उस समय हमारे भारत के 28 रॉ एजेंट को पाकिस्तान ने मारा था। उसी में एक थे हमारे अजीत डोभाल, वो बचा करके भारत आ गए थे। आज जितना भी सर्जिकल स्ट्राइक नाम सुने हो, एयर स्ट्राइक नाम सुने हो, है ना, जितना भी पाकिस्तान आज किसी से डरता है तो मोदी जी से नहीं डरता है भाई। तुम लोग ध्यान रखना, मोदी जी से कौन नहीं डरता है। मोदी जी से मच्छर ना डरे। लेकिन हाँ, उनका जो मेन बैकग्राउंड में कौन कौन बैठा हुआ उससे बस भाई। इस बार राजनाथ सिंह एक और संधि तोड़ के आए हैं। पहले संधि क्या था पाकिस्तान से कि आप पहले हमला करोगे फिर हम हमला करेंगे। राजनाथ सिंह जब बने रक्षा मंत्रालय में 2023 में संधि तोड़ दिए, बोले भूल जाओ सब, गन तानोगे फूट देंगे। बाद में देखें कितनी गोलियां चली। आज अब पूछना जो बॉर्डर पे खड़े तुम्हारे साथ सहपाठी पार्टी होंगे, है ना, दोस्त वगैरह होगा, उससे पूछना कि आपका मामला क्या है या पहले का मामला क्या था। तो पहले था उधर से गोलियां चलती थी बॉर्डर पे, तब इधर से गोलियां चलती, है ना। अब उधर से एक चलता, इधर से मार मिसाइल दाग दो, बाद में देखेंगे कौन मारा कौन जिया जो। हाँ बस भाई, तो गुप्तचर बहुत काम के होते हैं, बहुत फेमस चीज़ है, बहुत खतरनाक वेपन कौन है, गुप्तचर। और तुम लोग तो उसके लिए फेमस हो। गुप्तचर विभाग में ज़्यादातर औरतें ही होती है, और गांव में खतरनाक होता है ये सब। है, वहाँ की बात यहाँ, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ। उसके बाद देखो युद्ध। चलो लिखो लिखो लिखो। दीवान ए अर्ज और दीवान ए बिजारत, 2 विभाग और बनाया, दीवान ए अर्ज और दीवान ए बिजारत। ये दोनों विभाग कौन से थे, ये है सैन्य मंत्री। क्या बनाया, सैन्य विभाग बनाया। ये कौन सी बनाया, वित्त विभाग बनाया। देखो बलबन ने बहुत फेमस 3 काम किए हैं, बहुत फेमस 3 काम। पहला गुप्तचर विभाग बनाया, दूसरा अब इसके पैसे के लिए, है ना, इसको एक्टिव करने के लिए सैन्य विभाग बनाया, और ये दोनों का खर्च कहाँ से आएगा, बस भाई है, तीनों एक दूसरे जुड़ा हुआ है। गुप्तचर विभाग सूचना किसको देगा, सैन्य विभाग को, है, और सैन्य विभाग के खर्चा के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वित्त विभाग से।
बस समझी, क्लियर हुआ। इसने एक और सिद्धांत दिया, राजस्व संबंधी सिद्धांत। राजस्व संबंधी सिद्धांत दिया। राजस्व संबंधी सिद्धांत कहाँ गया, वित्त विभाग, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि राजस्व संबंधी सिद्धांत एंशिएंट हिस्ट्री में किसने दिया था। आगे एक और व्यक्ति पढ़ाएंगे तुम लोग को, टोडरमल। मुगल वंश में आएंगे ना, तो अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, है ना। तुम लोग पढ़ा चुके हैं हालांकि हिस्ट्री वाला में। टोडरमल समझाने आया था महाराणा प्रताप को, पढ़ाए थे हैं। एक व्यक्ति और था टोडरमल, वो भी समझाने आया था महाराणा प्रताप को ना, वित्त मंत्री है। हाँ, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा राजस्व सिद्धांत। राजस्व सिद्धांत को सुधारने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था टोडरमल। राजस्व सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था बलबन। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। इसकी मृत्यु हो जाती है 1286 में। 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती है। हम्म, 1287 से 1290 एक और राजा बैठेगा, उसका नाम था कैकुबाद, है ना। 18 वर्ष का बालक था। अगला राजा पढ़ना हम लोग को, कैकुबाद। कैकुबाद का अंगरक्षक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। 86 से 87 से 90, 1200 है ना। जलालुद्दीन खिलजी, है ना। जलालुद्दीन खिलजी को कैकुबाद का अंगरक्षक बनाया गया, या सेनापति बोल सकते हो, है ना। और उन्होंने राजधानी चेंज किया, लाहौर से कहाँ लेके आया, किलोखरी। इसने राजधानी कहाँ किया था, किलोखरी, है ना। इसकी भी हत्या करवा दी जाती है, किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। खुद हत्या नहीं करता है, करवाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट राजा का नाम है शमसुद्दीन कैमर्स, क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स का शासनकाल है 1290 ही। ये बोल सकते हो गुलाम वंश का अंतिम राजा है। 3 वर्ष का बालक है ये। कितना वर्ष का, इसको तो जलालुद्दीन यूं निपटा देगा। कितना वर्ष का है ना। इसकी हत्या किसने की, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। अब यहां से एक नया वंश का उदय हो जाएगा रे। कौन सा वंश, खिलजी वंश। आगे पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा वंश का उदय हो जाएगा यहां से, खिलजी वंश। क्लियर है, दिमाग में गया। तो अंतिम राजा कौन हो गया, शमसुद्दीन क्यूमर्स। 1290, कहानी खत्म, है ना। अगले राजा का उदय हो जाएगा, अगले वंश का उदय हम लोग पढ़ेंगे फिर, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देगा अलाउद्दीन खिलजी, है बस मई। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जलालुद्दीन और अलाउद्दीन। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जो तुम लोग को बताए थे, एक कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के बारे में देख लेते हैं। पांच गो है ना, 5 गो है ना रे, हैं। चलो तो देख लेते हैं। किलोखरी का महल हो गया, है ना। हाँ, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये छो नहीं है, ये गुम्बद टाइप का है, जिसको स्मिथ फॉल तुम लोग बताया था ना, स्मिथ फॉल, है ना। तो पहला जो तल्ला था किसने बनाया था, ऐबक ने नींव रखी, हैं। 4 तक किसने पूरा किया था, इल्तुतमिश ने, हैं। क्लियर। उसके बाद जो है FST, फिरोज शाह तुगलक। अगर तुगलक वंश पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो तुगलक वंश जब थोड़ा सा डैमेज हो गया था कुतुब मीनार, तो उसके लिए तुगलक वंश वाले जो था फिरोज शाह तुगलक, उसको मरम्मत करवाया, उसमें एक तल्ला और जोड़ दिया। ये 5वां तल्ला किसने बनाया था, FST, फिरोज शाह तुगलक। ये इल्तुतमिश। क्लियर, है ना। हाँ, उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया, है ना, तो उसमें एक कपाल जोड़ दिया। कपाल मतलब गुम्बद टाइप का, है ना।
इसको स्मिथ नाम का वहां का कमांडर था, इसको स्मिथ फॉल कहते हैं, स्मिथ फॉल कहते हैं, है ना, इस कुंभदवा को। क्लियर है? एफएसटी ने जो बनवाया था उस समय था 1369 है ना। इल्तुतमिश ने काम पूरा किया 1130 में, 1130 में। ऐबक ने काम शुरू कब करवाया था? 1199 में। तो 1230 ना हो जाएगा रे, 1199 में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ, स्मिथ जो था वो कपाल कब जोड़ा था? तो 1803 में। कब जोड़ा था कपाल? 1800, कपाल या गुम्बद जो भी कह लो, है ना, 1803 में कपाल जुड़ा। हो अच्छी लेके चलो इन लोग का टेस्ट का कॉपी। क्लियर? यूनेस्को में कब शामिल हुआ? यूनेस्को में शामिल कब हुआ? लिखो, यूनेस्को में शामिल हुआ 1993 में, 1993 में, है ना। लाल बलुआ कोट पत्थर से बना हुआ है ना, राजस्थान की मिट्टी है, लाल बलुआ कोट पत्थर, लिख लो, लाल बलुआ कोट पत्थर से बना हुआ है। क्लियर हो गया ये? कुतुब मिनार क्लियर? पहला तल्ला किसने बनवाया? ऐबक ने। काम शुरू किया था कब? 1199 में। इसको पूरा किया कब? 1230 में, इल्तुतमिश ने। क्लियर? उसके बाद फिर जब डैमेज हुआ पहली बार, तो पहली बार काम शुरू हुआ, डैमेज हुआ था तो 1369 में एफएसटी ने बनवाया। सेकंड बार और डैमेज हुआ था तो 1500 ईस्वी के लमसम में, है ना, वहाँ पे भी काम शुरू हुआ था। उसके बाद फिर तीसरा बार डैमेज हुआ, इसमें स्मिथ वहाँ का एक कमांडर हुआ करता था, तो उसने स्मिथ फॉल का निर्माण कर दिया। क्लियर हो गया? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बना हुआ है लाल बलुआ कोट पत्थर, लाल लाल लगेगा देखने में, है। बस में ही फिर अंग्रेजों का शासन हुआ, बस में ही तो 1900 ईस्वी में उसको और दिल्ली के लाल किला को, दोनों को लाल रंग से लगवा दिया। क्लियर हो गए? चलो, बिट्टू कुमार नहीं आए हैं? एमडी राशिद 62